बस नहर में गिर गई है। दुखद क्षण है। वहां पर सभी अधिकारी पहुंच गए हैं, कलेक्टर, एसपी समेत। बस लोकेट भी हो गई है। 4 लोग जो थे वो तैर के निकल आए हैं, लेकिन अभी वहां पर जो हिटैची वगैरह की मशीनें हैं वो सारी बुला ली गई हैं। थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। जो लोग थे उन्हें अस्पताल में अभी भेज दिया है। पूरा प्रशासन वहां पर है। मुख्यमंत्री जी समेत सभी उस घटना पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, नजर रखे हुए। तो काफी दुखद घटना है और गृह मंत्री ने बताया किस तरह से अब वहां पे राहत बचाव कार्य को लेकर एसडीआरएफ टीम गोताखोरों को मौके पर रवाना कर किया गया है। वहां ये तमाम लोग मौजूद हैं। क्रेन से बस को भी निकालने की खबर आ गई है, लेकिन ये भी दुखद कि 25 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। 54 यात्री इस बस में सवार थे, जिनमें से 7 लोग जो हैं खुद तैरकर बाहर आ चुके हैं। काफी दुखद घटना। बताया ये भी जा रहा है कि जाम लगा हुआ था मेन रोड पर, इसलिए सकरे रास्ते से ड्राइवर ने बस निकालना तय किया और उसी वक्त यह हादसा हुआ है। सीधी विधायक रीति पाठक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। हम कोशिश कर रहे हैं कि रीति पाठक जो विधायक हैं सीधी से हमारे साथ जुड़े और उनसे हम और भी यथास्थिति को समझने की कोशिश कर सके कि वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किस तरह से ढूंढने की कोशिश की जा रही है बाकी लोगों को। यह भी कहा जा रहा है कि बस की क्षमता केवल 32 लोगों को बिठाने की थी, लेकिन दोगुनी तादाद में यात्रियों को इस बस में बिठाया गया था, जो कि कोरोना गाइडलाइन के तहत बिल्कुल गलत है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। बस को क्रेन से बाहर निकाला जा रहा है। गोताखोर भी वहां मौजूद है। नहर में पानी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू टीम जल स्तर कम होने का इंतजार कर रही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो गेट हैं उनको बंद करने के लिए कहा। नहर का पानी जैसे जैसे नीचे उतरा, यानी जैसे कम हुआ, उसके बाद बस को भी निकाला जा सका। एहतियातन बाणसागर डैम से नहर का पानी रोक दिया गया है। जल स्तर अब कम होने लगा है। बस भी दिख गई है। बस को बाहर निकाला गया है, लेकिन 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। काफी दुखद ये खबर और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बाकी के कार्यक्रमों को भी रद्द करना तय किया है। लगातार हम देख रहे हैं इस तरह की घटना, और खासतौर पर जिस रूट पर ये बस गिरी है, इससे पहले भी यहां पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, हादसे हो चुके हैं। आखिर क्यों इन हादसों को रोकने के लिए कोई पर्याप्त कदम, कोई एक्शन नहीं लिया जाता? बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है इस तरह के हादसों को रोकने के लिए, लेकिन आज ये हादसा हुआ है। एक हफ्ते तक सब भूल जाएंगे और उसके बाद फिर इंतजार होगा कि कोई एक नया हादसा हो, फिर विधायक मंत्री अपनी अपनी तरफ से टिप्पणी देंगे। ये काफी दुखद हादसा, ये अमूमन यहाँ पर ट्रेंड हो चला है, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर सीरियस कोई रिएक्शन नहीं होता, सीरियस कोई एक्शन नहीं होता, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर इन घटनाओं को रोकने का प्रयास नहीं हुआ, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, तो इस तरह की घटनाएं होंगी, लोग अपनों को खोएंगे और शासन प्रशासन हर बार की तरह इस बार भी और इसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ
इंद्रशरण सिंह चौहान जी हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं आप। इंद्रशरण चौहान जी, स्वागत नहीं, 25 लोग अब तक मर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, उनके शव निकाले जा चुके हैं, बाकी लोग तैरकर फिर भी आए, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कोई पर्याप्त कदम नहीं होते? बताया जाता है कि जिस जगह ये हादसा हुआ इससे पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं, तो एक बार फिर हादसों का इंतजार दोबारा भी किया जाएगा, फिर हम मुंह लटकाए बैठे होंगे और फिर हम श्रद्धांजलि दे रहे होंगे। क्यों कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता? देखिए, क्या है कि यह दुर्भाग्यजनक अत्यंत दुखद घटना है। इसमें सारा पूरा प्रदेश और पूरा जिला दुखी है। खासकर उन परिवार के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जो जिनके परिवार के सदस्य काल का असामयिक तरीके से काल कवलित हो गए। खासकर वो बच्चे भी जो परीक्षा देने जा रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जो हादसे होते हैं बताकर होते हैं। सड़कें ठीक है, अचानक एक्सीडेंट हुआ। अब सभी पता लगा रहे हैं कि ब्रेक फेल हुआ बस का या क्या हुआ। तो अब उसमें तो हम लोगों का नियंत्रण किसी का है नहीं, न सरकार का ना हमारा। लेकिन हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने तत्काल, आपने देखा होगा कि कार्यक्रम निरस्त किया और हमारे 2 मंत्री पहुंच रहे हैं वहाँ, राम खिलावन पटेल जी और आदरणीय तुलसी सिलावट जी, और साथ में हमारी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती रीति पाठक जी और विधायक सरदेन तिवारी जी, हम सब पहुंच रहे हैं और वहां लोग पहुंच भी गए हैं। तो पूरी चिंता है, संवेदना है, सारे लोग चिंतित हैं कि इस प्रकार घटनाएं ना होने पाए। लेकिन अब कोई अचानक घटना घट गई, उसके ऊपर हम लोगों का नियंत्रण नहीं है। बताया जाता है कि मई में इस बस का परमिट निरस्त हो चुका है सर। आरटीओ अमला वहां पर क्या कर रहा है? किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं होती कि कौन सी गाड़ियां जिनका मेंटेनेंस होना है या जिनका परमिट निरस्त हो चुका है वो कैसे दौड़ रही हैं सड़कों पर? नहीं, इसकी परमिट थी और ऐसा नहीं था कि ये मेंटेनेंस वाली गाड़ी है। गाड़ी ठीक कंडीशन में थी। अब अचानक वो कैसे चली गई, क्या हुआ, उसकी जांच हो रही है। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, चाहे कलेक्टर एसपी हो, सभी वहाँ पहुंचे हैं, सभी लगे हैं उसमें और ढूंढा जा रहा है। बस को क्रेन से तत्काल ही निकालने के लिए क्रेन मंगाई गई। पानी इतना अधिक था नहर में कि पानी लबालब होने के कारण पहले तो बस दिखाई ही नहीं दे रही थी कि बस गई कहाँ पा गई। लेकिन पानी पर से रोका गया और जब रोका गया पानी, उसके पश्चात बस दिखी और फिर निकाला गया। 6 लोग तैर करके निकले, ये आपको पता ही है। और बाकी लोग दुखद उनका निधन हो गया है। हम सब दुखी है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि वो बस कोई खटारा या खराब बस थी। ऐसा नहीं था कि बस खराब थी। लेकिन सवाल वहीं आकर फिर से खड़ा होता है, सीधी सतना मार्ग पर लगातार इस तरह के बड़े हादसे पहले भी हो चुके हैं। 1988 की बात कर ले हम, 2006 की बात कर ले, 88 में 88 यात्री, 2006 में 68 यात्री और उसके बाद अब 25 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। आखिर क्यों बार बार इस सड़क पर इस तरह की बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं? क्या इस मामले में कोई टीम गठित करके पहले इस मामले में कभी विचार नहीं किया गया कि आखिर किस तरह की कमियां हैं इस रूट पर, उसे दुरुस्त किया जा सके? आप तो वहीं के रहवासी होंगे, आपको पता होगा। नहीं, मेरा निवेदन है कि सारी चीजें संज्ञान में है और सड़कें आप जानती ही हैं कि बीजेपी सरकार में बेहतर सड़कें बनी और सब ठीक ठाक किया जा रहा है। सड़कों की हालत खराब नहीं है, लेकिन कहीं इक्का दुक्का सड़कों की हम बात नहीं करते। और जो एक्सीडेंट हुए हैं वह सड़क मार्ग के कारण नहीं हुए कि कोई खराब सड़क या अन्य कोई चीजें हैं जिसके वजह से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट तो केवल जो हुआ है वो अब गाड़ी का पता लगेगा कैसे हुआ है। और जिन लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत लगता है कि वो बच सकते हैं, उनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। जो लोग बाहर, आप वहां पहुंचे हैं और जो लोग बाहर आए हों उनसे बातचीत हो पाई आपकी फोन पर या आपके और कोई नेता की बात हो पाई? आपके पूरे परिवार वो सदमे में है। अब कैसे बात करवा दें? अगर हम 5-7 मिनट बाद, अगर आप बल्कि मुझे आप आधे घंटे बाद लगाएं तो थोड़ा सदमा कम हो, तो उसके बाद हम उन लोगों से नहीं। आप मौके पर हैं इस वक्त? अभी कोई बीजेपी से कोई पहुंचा है वहां पर? हाँ, पहुंचे ना, सांसद हमारी श्रीमती रीति पाठक जी वहाँ पहले से 2 हैं और आप उनसे बात कर सकती हैं डायरेक्ट सांसद जी से। चलिए, हम कोशिश करेंगे रीति पाठक जी से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रीति पाठक जी सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीधी से, वो भी वहां पहुंच गई हैं ऐसा बताया जा रहा है।
रामपुर नेकिन में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, पूरी घटना निकलकर सामने आई है। और गौर कीजिए, ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ बार बार आपको कि इससे पहले भी सतना सीधी मार्ग पर इस तरह के बड़े हादसे हो चुके हैं। 88 में, 1988 में, 2006 में और अब 2021 में। बस का नंबर MP 19P1882 बताया जा रहा है, जो जबलानाथ परिहार ट्रेवल्स की बस थी। और इसी बीच एक अपडेट भी हमारे पास आ रहा है, आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर सीधी मामले में, सीधी यात्री बस हादसा मामले में जो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है वो आपको बता देते हैं। 30 यात्रियों के, देखिए 25 से ही आंकड़ा बढ़ गया है। 30 यात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी गोताखोर SDRF की टीम लगातार वहां पर बनी हुई है। बस से नहर को बाहर निकाला जा चुका है। रेस्क्यू अभी तक जारी है। 54 यात्री इस बस में सवार थे। बस की क्षमता 32 यात्रियों को बिठाने की थी, लगभग दोगुनी। तादाद में इस बस में यात्रियों को बिछाया गया था। मई में इस बस का परमिट खत्म हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके ये बस सड़क पर दौड़ रही थी। आखिर कैसे ये हादसा हुआ, ये फिलहाल अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस मार्ग पर इस तरह के हादसे हो चुके हैं। तो नहर में ये बस जा गिरी, बस को निकाला जा चुका है, डैम का पानी रोका जा चुका है ताकि आसानी से लोगों को निकाला जा सके। सुबह 8 बजे करीब ये घटना घटी थी, काफी दुखद। मध्य प्रदेश में सड़क हादसे जो हैं, आपने देखा होगा, हमने कल या परसों की तारीख में हमने इस तरह के कार्यक्रम को किया था कि सड़क हादसे जो हैं, कोरोना की वजह से जितनी मौतें नहीं होती, उससे ज़्यादा सड़क हादसों से लोगों की मौतें हमारे मध्य प्रदेश में हो रही हैं। और इस बात को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को पूरे मध्य प्रदेश में किसी तरह के ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बना देने चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा इस वजह से होते हैं कि नियमों का पालन नहीं होता। यहाँ पर भी देखिए, जो बस का रूट था सीधा मेन हाईवे से जाने का, वहाँ पर जाम लगा हुआ था। तो बस ड्राइवर ने यह तय किया कि जाम में ना फंसते हुए शॉर्टकट अपनाया जाए। उसने नहर के रास्ते से निकालने को बस को कोशिश की और वहीं ये घटना घटी। छोटी सी गलती, छोटी सी जल्दी वाली सोच, इतनी बड़ी घटना हो जाना। हालांकि फिलहाल ये बताया नहीं जा रहा है कि घटना किस वजह से घटी है, क्या हुआ होगा उस वक्त। फिलहाल कोई भी जो यात्री वहां से सुरक्षित निकाले गए हैं, जो खुद तैरकर बाहर निकले हैं, उनसे किसी तरह से पूछताछ नहीं हो पा रही है, क्योंकि फिलहाल वो सदमे में हैं। उन्होंने अपने परिवार को खोया है। बताया ये भी गया कि इसमें स्टूडेंट्स भी थे जो इस बस में सवार थे, वो एग्जाम देने जा रहे थे। कुछ छात्र भी इस बस में मौजूद थे जो एग्जाम देने जा रहे थे। जो जिलाध्यक्ष जुड़े थे, उन्होंने इस मामले की पुष्टि की है कि कुछ छात्र भी थे इस बस में जो पेपर देने जा रहे थे, अपना एग्जाम देने जा रहे थे। वो भी इस घटना का शिकार हुए हैं। तो काफी दुखद, काफी गंभीर कि आखिर पहले जब इस मार्ग पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो क्यों यहां पर पर्याप्त तरीके से इंतजामात नहीं हुए। न जाने कितने लोगों को रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी, आपके क्षेत्र में बड़ा दुखद हादसा, लेकिन सवाल वही कि पहले भी इस तरह की घटनाएं इस मार्ग पर हो चुकी हैं। आखिर क्या गलतियां होती हैं, या क्या कमियां हैं सड़क में, या क्या वजह है जिसकी वजह से इस तरह के घटनाएं होती हैं। 30 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं।
रुद्र प्रताप जी बोलिए, आवाज मिल रही है रुद्र प्रताप जी आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक हमारी। तो सीधी में काफी गंभीर और काफी दुखद हादसा। शरदेंदु तिवारी जी विधायक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। शरदेंदु तिवारी जी, आपके क्षेत्र में दुखद घटना और अब तक 30 शव निकाले जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि छात्र भी इस बस में मौजूद थे जो एग्जाम देने जा रहे थे। हाँ, कुछ बच्चे उसका एनएम का एग्जाम देने जा रहे थे जी। और बड़ा ही हृदय विदारक घटना है। सवेरे उम्मीद नहीं थी ऐसी दुखद खबर आज सुनने मिलेगी। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके लिए बड़ी संवेदना भी है जी। और परिस्थितियां विकट थी। नहर में पूरा बाणसागर नहर में पानी था, लगभग 30 फुट पानी था और तेज बहाव था। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उन्होंने तुरंत उसमें एक्शन लेते हुए उसका पानी रोका, बाणसागर की सप्लाई रुकी। जब तो करीब 2 घंटे बाद हम इस स्थिति पे आ पाए कि हमें बस दिखना शुरू हुई और तो उसके पूर्व में यहाँ के लोकल लोग और कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर करीब 7 लोगों को रेस्क्यू किया था। यहाँ के पुलिस प्रशासन की जो पास की चौकी है उसके प्रभारी भी यहाँ पहुँच गए थे। अब संभावनाएं कम है लोगों की जीवित रहने की। चलो शरदेंदु जी, इससे पहले भी इस मार्ग पर इस तरह की घटनाएं, बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। आखिर क्या वजह आप देखते हैं, क्यों इस तरह की घटनाएं इस मार्ग पर होती हैं? 88 की बात हम कर लें, 2006 की बात हम कर लें और अब 2021। इस मार्ग पर ये ऐसी बड़ी घटना अभी नहीं थी। ये नहर के किनारे ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ था। टिहरी जिले में हादसे हुए हैं सोन नदी के किनारे। यहाँ एक्चुअली सुइया घाटी है, एक बड़ी घाटी है, उसमें ट्रेलर पलट गया था और यहाँ चूंकि रंबे सिंगरौली तक जाने वाले बड़े बड़े ट्रेलर जाते हैं, वो गिर जाते हैं, भारी लोड रहता है, उनको हटाने के लिए कई क्रेनें लग जाती हैं कई बार। तो 2-3 दिन का जाम था। तो ऐसा बता रहे हैं कि ये रास्ते से घूम के जा रही थी सतना रोड, मतलब सतना जा रही थी ये बस और इस वजह से एक्सीडेंटली ये चूंकि बस रूट की बस निकलने वाला रूट नहीं है तो इसलिए ये हादसा अचानक हो गया है। अलग अलग तरह की कहानियां हैं। कुछ बोल रहे हैं कि गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी, इस वजह से वो हो गया है। क्या उसके कारण ही ये तो बाद में जांच सकरा रास्ता है, ये भी बताया जा रहा है कि सकरा रास्ता है। अब वो नहर के किनारे का रोड है। सकरा तो इतना नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब चलतू रोड नहीं है, मतलब जिस पर बड़ी गाड़ियां चले ऐसा रोड नहीं है। लोकल लोगों की छोटी गाड़ियों के हिसाब से रोड है। जी जी सर, लेकिन अगर ये चलिए, बहुत शुक्रिया शरदेंदु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रीति पाठक जी सांसद हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है सीधी से। रीति पाठक जी, आप वहां मौजूद हैं, 30 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। इस वक्त क्या कुछ स्थिति बन रही है? और इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं मैडम हो चुकी हैं इस सड़क पर, उसके बावजूद भी अभी शरदेंदु जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि सकरा रास्ता है। जी रीति जी। जी जी, मैं घटना स्थल पर ही हूँ। अभी तक लगातार 33 से ज्यादा शवों को बाहर निकाला जा चुका है। हमारी रेस्क्यू टीम बहुत तेजी से काम कर रही है। हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, संभागीय अधिकारी यहाँ पर हैं। हमारे दोनों मंत्री रामकिलान पटेल जी और आदरणीय तुलसी सिलावट जी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। कुछ ही देर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है। लगातार वो हमारे सीधे संपर्क में है हमारी सभी अधिकारियों से और यहाँ के हालात का जायजा ले रहे हैं। और बहुत दुखद घटना थी, हृदय विदारक घटना थी, जिसमें 40 से 50 लोग हमारे बस में सवार थे और वो 40 फीट गहरी पानी की उसमें हमारे नहर में जा गिरी, अनियंत्रित होकर जा गिरी। क्यों गिरी, कैसे गिरी, ये एक जांच और समीक्षा का विषय बनता है, परंतु अभी प्राथमिकता में हमारा एक मुख्य उद्देश्य है मैडम, आप जिम्मेदार पद पर हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे ही बनता है कि इससे पहले 88 में भी इस तरह की घटना ऐसी मार्ग पर हो चुकी है, 2006 में ऐसी मार्ग पर घटना हो चुकी है और अब 2021 में 36 लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। ये बताया जा रहा है कि सकरा रास्ता है, बड़ी गाड़ियां नहीं निकल सकती। जिस बस में ये लोग सवार थे, मई में इसका परमिट निरस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, बावजूद इसके सड़कों पर दौड़ रही थी। बड़ी मात्रा में इसमें जो सवारियां थी, जो लोग थे, वो बैठे हुए थे। ये गलतियां क्यों हो जाती है मैडम? देखिए, ये जांच का विषय है, ये बात का विषय है। कई तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। कोई कह रहा है कि बस का टायर निकल गया, कोई कह रहा है कि बस में सवारियां ज्यादा थी, कोई कह रहा है कि इस रूट में बस ठीक से चल नहीं पाई, जबकि मैं स्वयं उस रूट में खड़ी हूँ, इतनी ज्यादा सक्रिय भी नहीं है। तो ये सारी चीजें देखिए बात की बात है, जांच का विषय है और निश्चित रूप से जो भी इस पे जिस भी कारण से कोई भी इस पे दोषी होगा तो दंडित किया जाएगा।
वो एक बात करें, परंतु अभी हमारी पहली प्राथमिकता कि हम लोगों को शवों को हम बाहर निकालें और इस रेस्क्यू के इस टीम के लिए या प्रशासनिक व्यवस्था के लिए हम अपना सहयोग दें, जनता भी दे, हम जैसे जनप्रतिनिधि भी दें। अभी हमारी पहली प्राथमिकता ये है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर घटनास्थल पर खड़े होकर कैसे लोग और उनके परिजन कैसे। मैं समझ रही हूँ आपकी संवेदना है मैडम, काफी बड़ा हादसा है, लेकिन इसके कारण ढूंढे जाएं और उन पर काम किया जाए ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना देखने को मिले। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह हमेशा का है साहब कि घटना होती है, हादसा होता है, लोगों के शव निकाले जाते हैं, लोगों की मौतें हो जाती हैं, एक हफ्ते बाद सब भूल जाएंगे, फिर इसी मार्ग पर दौड़ते हुए आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई देंगी, जबकि बताया ये जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा रोड नहीं है कि दो भारी वाहन आमने सामने से यहाँ से निकल जाएं। बावजूद इसके आखिर क्यों दौड़ जाती हैं भारी भरकम गाड़ियाँ इस सड़क से, क्यों इन्हें रोका नहीं जाता? अगर यहाँ बार बार हादसे हो रहे हैं, इससे पहले ट्राला भी पलट गया था, तो क्यों आखिर इस मार्ग से प्रतिबंधित कर दिया जाता है भारी गाड़ियों को निकलना? एक और बड़ी अपडेट इसी मामले में आपको दे देते हैं, सीधी यात्री बस मामले में सीएम शिवराज ने सहायता राशि का भी ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की सहायता राशि देने की बात कही जा रही है। मदद का हाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे बढ़ाया है। जो मृतक के परिजन हैं उनको 5-5 लाख रुपए देने की, सहायता राशि देने की बात कही गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। और इस मामले में क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आप सुनिए। दिल्ली के सारकापाटन गांव में आज सवेरे बहुत दुखद बस दुर्घटना हुई है। 7 लोग तो सुरक्षित निकल गए थे। नहर का पानी तत्काल बंद किया था, अब बस निकल रही है। घटना बहुत दुखद है। हमने सवेरे से ही राहत और बचाव के काम प्रारंभ किए थे। कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी सहित एसडीआरएफ की टीम आवश्यक संसाधनों के साथ प्रशासन वहां तत्काल पहुंच गया था। क्रेन, हाइड्रा से लेकर जितनी जरूरी चीजें थी, डॉक्टर, एम्बुलेंस, सारी व्यवस्थाएं की गई और आज सारे राहत के कामों की देखरेख के लिए 2 मंत्री साथी हम लोगों ने कैबिनेट की आपात बैठक अभी बुलाई। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहायता राशि का ऐलान किया है। काफ़ी दुखद यह घटना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दुखी नजर आए। उन्होंने दुख जताया है इस पूरी घटना को लेकर। अभी भी देखिए, अब 36 शव जो हैं वो निकाल लिए गए हैं। 40 से ज़्यादा ये आंकड़ा पहुंच सकता है, क्योंकि अभी भी देखिए लोग मिल नहीं रहे हैं। गोताखोर, एसडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बहाव बहुत तेज था इस वक्त जब ये घटना घटी। मुकेश जैन साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं आप मुकेश जैन साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मुकेश जैन साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मुकेश जैन साहब, 36 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। तीसरा हादसा है ये इस सड़क पर, इस मार्ग पर, सतना सीधी मार्ग पर, 88, 2006 और 2021। सर क्या कहेंगे इस मामले में? कहाँ गलतियां हो जाती हैं? कहा यह भी जा रहा है कि मई में इस बस का परमिट खत्म हो चुका है। नहीं मैडम, आप गलत कह रही हैं। पहली बात तो ये कि मुझे बहुत ही दुख है, अत्यंत दुखद घटना है, रुपयेदारक घटना है। जहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन परमिट के बारे में वो गलत सोच रहे हैं। आपकी परमिट जो है 13 मई 2020 को ही रिन्यू हुआ है और इसकी वैधता 12 मई 2025 तक है।
तो ये आप करेक्ट कर लें अपने फैक्ट्स। ठीक है सर, जो तादाद यात्रियों की बिठाई गई थी वो ज्यादा थी सर, कोरोना काल में गाइडलाइंस का भी उल्लंघन, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, इसका इंश्योरेंस जो है वो सितंबर 21 तक वैलिड है और उसकी फिटनेस जो है मई 21 तक। तो फिटनेस, परमिट और बीमा तीनों पूरी तरह से वैलिड है, ये पहली बात हुई। दूसरी, इस गाड़ी का समय जो होता है वो मॉर्निंग में 5 से 5:15 के बीच में सीधी से चलती है। तो लगातार देखा गया कि इस समय कोई ओवरलोडिंग नहीं है। जो प्राथमिक सूचना मुझसे अभी तक प्राप्त हुई है, मेरे दोनों अधिकारी वहाँ पहुंच गए, सतना और रीवा के आरटीओ जी, उन्होंने बताया कि आज कोई एग्जाम था सतना में, रेलवे भर्ती का एग्जाम, उसके कारण कुछ स्टूडेंट ज्यादा बैठ गए थे। अदरवाइज 5 बजे सुबह ओवरलोडिंग की कोई सूचना इस गाड़ी में पहले कभी की है नहीं हमारे पास। ओवरलोडिंग की लगातार कार्रवाई हम लोग करते हैं, न सिर्फ इस रूट पे बल्कि हर जगह करते हैं। ठीक है सर, लेकिन ये जो ज्यादा लोग बैठे हुए थे इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई, शायद जो भी वजह रही हो। लेकिन अब सवाल यही कि इससे पहले भी हमारे साथ जो बीजेपी जिला अध्यक्ष थे उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा कि इससे कुछ दिन पहले यहाँ ऐसी सड़क पर ट्राला भी पलट चुका है। अगर भारी भरकम वाहन इस सड़क से जाते हैं, हादसे का शिकार होते हैं, तो इस मामले में पहले से क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? पहले भी इस तरह के हादसे होते रहे इस मार्ग पर। मैं पुराने किसी हादसे के बारे में तो नहीं कह पाऊंगा। इस बारे में ये मैंने आपको बताया है कि ओवरलोडिंग की पहले कोई सूचना नहीं थी, लेकिन आज की अगर ओवरलोडिंग प्रूव होती है, हमारे अधिकारी वहां पे स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, तो इसका परमिट इसका भी कैंसिल किया जाएगा। वैसे इस समय का परमिट इसका वैध है, ये मैंने आपको दोबारा बताया। सर, क्या कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि लोग जो बसेस हैं उनको चेक किया जाए, जो बस हैं उनके अंदर जाके चेक किया जाए कि कितने यात्री बैठे हैं, क्षमता के हिसाब से बैठे हैं, नहीं बैठे हैं? कोई तो नियम होता होगा सर। हाँ, नियम है बिल्कुल। जो नियम उनमें परमिट की जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन न हो, इस बात की लगातार कार्रवाई की जाती है। हमारे अधिकारी पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार चेकिंग भी करते हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, ये मॉर्निंग में 5 बजे सीधी से चलती थी। इसमें ओवरलोडिंग की पहले कभी यानी उस वक्त कोई अमला नहीं है जो जांच सके, कोई ऐसी टीम नहीं है? हमारे अधिकारी, हमारे आरटीओ के अधिकारी जांच करते हैं, पुलिस वालों के साथ मिलकर करते हैं और लगातार ओवरलोडिंग की तो गलती हुई है ना सर? ओवरलोडिंग बस अगर निकली है और वो ट्रेवल कर रही है तो गलती तो हुई है। मैंने आपको बताया ना कि आज पहली बार इसका हमें पता चला है कि ओवरलोडिंग कर रही थी और उसका संभावित कारण बताया जा रहा है कि सतना में कोई परीक्षा थी जिसके कारण स्टूडेंट सुबह उसमें बैठ गए थे। अदरवाइज इस बस में मुझे बताया जा रहा है कि 25 सीटर बस है, 15 से ज्यादा सवारियां सामान्यतः इसमें होती नहीं है। ये हमारी सूचना। शुक्रिया सर, आप कोशिश तो आप कर ही रहे हैं कि किस तरह से आप इस तमाम घटना के बारे में बात कर सकें, लेकिन घटना तो हो गई, हादसा तो हो गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी, 25 नहीं अब तो 36 हो चुका है ये आंकड़ा। अभी भी गोताखोरों की टीम लगी हुई है, 54 से ज़्यादा लोग इसमें सवार थे। अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जुड़े हुए थे, सफाई दे रहे थे कि आज ही सूचना थी कि इसमें ज़्यादा लोगों को बिठाया गया था। कोई वजह कोई भी नहीं बता पा रहा है कि आखिर क्या घटा होगा, हालांकि किसी से बात भी नहीं हो पा रही है। लेकिन इस घटना से पहले कई तरह की यहीं इसी सड़क पर घटनाएं हो चुकी हैं। पहले से कोई ये कह सकते हैं कि तैयारी नहीं थी या पहले से किसी तरह की रोक टोक नहीं है भारी वाहनों को निकलने के लिए, यहाँ से हादसे होते रहते हैं? जी कहिए रुद्र प्रताप जी। ये सीधी में आज एक हृदय विदारक घटना हुई है और सतना से ये सारी सीधी से सतना जा रही थी बस। ये सुबह यहाँ से 5 और 6 बजे के बीच में निकलती है। आज चूंकि सतना में नर्सेस ट्रेनिंग के लिए बच्चियों का इंटरव्यू था और उसमें उस बस में ज्यादातर वो छात्राएं बैठी हुई थी। क्योंकि जिस रूट से सतना जाना होता है, हेलो जी जी कहिए। जिस रूट से सतना जाना होता है उसमें एक कैमोर घाटी पड़ती है। घाटी में जब बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं तो वहाँ बीच में कभी कभार जाम लग जाया करता है। उस रास्ते में जाम होने की वजह से ये बस दूसरा रास्ता घूम के और सतना जाना चाह रही थी। और जिस रूट से सतना जाना चाह रही थी उस रूट के किनारे बाणसागर नहर की मेन कैनाल निकलती है। कैनाल के एक साइड से रोड बनी है, वो रोड ब्लैक टॉप रोड है, तारकोल की रोड है, रोड अच्छी बनी है। और जिस जगह पर दुर्घटना हुई है तो अभी तो सुनने में ये आया है कि उस जगह पर एक स्पीड ब्रेकर था
जिसकी वजह से वो बस स्पीड ब्रेकर में जंप करके और दाहिने साइड, इधर से जाने में नहर दाहिने साइड पड़ती है, तो वो दाहिने साइड नहर में पलट गई है। अभी मैं ऑन वे हूँ, मेरे यहाँ से सीधी से वो लगभग 85 किलोमीटर दूर है जी घटना। वहाँ के अभी जो भी हमारे टीम के लोग थे, जिले के कार्यकर्ता, उन लोगों को हमने भेज रखा है। उन लोगों से जो बात हुई है उस हिसाब से ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। और बस वो 52 सीटर थी, उसमें से काफी लोगों के मृत होने की गुंजाइश दिख रही है। कुछ 7-8 लोग भर जिंदा निकल पाए थे, अभी मेरी बात हुई थी। और बाकी अभी पूरी पुलिस की रेस्क्यू टीम, जिले के कलेक्टर, एसपी और हमारे कांग्रेस के लोग वहाँ सब उस टीम में खड़े हैं। कुछ देर से मैं भी वहाँ पहुँच जा रहा हूँ। क्या वजह मानते हैं आप? इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सड़क पर होती रही हैं, इस मार्ग पर होती रही हैं। अमूमन छोटे मोटे हादसे तो, ट्राला पलट गया भी कुछ दिन पहले की घटना है इसी सड़क पर, और उसके अलावा बड़ी बड़ी घटनाएं भी इसी सड़क पर हो चुकी हैं। तो आप क्या वजह मानते हैं, आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं सड़क पर होती हैं? इस सड़क पर, इस ट्रैक पर नहीं मैडम, ये तो छुइया घाटी पर हादसा हुआ। सतना सीधी मार्ग की मैं बात कर रही हूँ, यही रूट क्यों? सतना सीधी मार्ग पर जो कैमोर घाटी है वो बहुत लंबी चढ़ाई की घाटी है, और उस घाटी में जो बड़े बड़े ट्रक ट्रैफिक में चल रहे हैं ओवरलोडेड, उन ट्रकों के वजह से जाम लग जाता है। कोई ट्रक जैसे ज्यादा लोड लिया है, वो चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहा है तो पीछे बैक होता है। अब मुझे थोड़ी सी ये जानकारी दीजिए रुद्र प्रताप जी, जिस मेन रोड से इस बस को जाना था वो 4 लेन है, 6 लेन है, आखिर क्यों वहां पर जाम लगा हुआ था? अगर जाम में ये लोग नहीं फंसते तो उस रूट को तय नहीं करते। जाहिर है 6 लेन की रोड नहीं है, हाँ सिंगल है ये तो, हाँ सिंगल रोड है, सिंगल रूट है। वहां पर जाम लगने की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स भी उसमें बैठे हुए थे, तो उन्होंने रास्ता बदला है, और बदलने की वजह से भी कह सकते हैं कि ना इस रोड पर आते। हालांकि ये कहना तो ठीक है, आप समझा सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन अगर यहाँ से गए हैं, कोई रास्ता अगर खराब है, या बता रहे हैं आपकी ब्रेकर है, और ब्रेकर अगर इतना बड़ा है कि बस का बैलेंस बिगड़ता है और वो नहर में गिरती है, तो ये और भी अफसोसजनक है। हाँ, लेकिन कई बार घटनाएं या तो ड्राइवर की लापरवाही से भी हो जाती है, कई बार घटनाएं कुछ इस तरह की भी हो जाती है कि वहाँ वो लापरवाही पूर्वक चला रहे हों। ये तो मेरे पहुंचने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। मैं ऑन वे हूँ, पहुंच रहा हूँ, उसके बाद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रुद्र प्रताप जी। तो बताया जा रहा है कि सिंगल रोड है जिस रूट से बस को जाना था, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक था, स्टूडेंट्स भी उस बस में थे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनको एग्जाम्स देने जाना था, और जाहिर है कि जब बस ने रूट चेंज किया, इस रूट पर वो गए। अभी रुद्र प्रताप जी भी बता रहे थे कि ब्रेकर था, उस ब्रेकर की वजह से भी ये हादसा हो सकता है। अजय मिश्रा संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। चलिए, हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अजय बताइए, क्या कुछ इस वक्त स्थिति है? देखिए, शवों को निकाला जा रहा है, हमारे पास जो सूचना आ रही है वो 36 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। आपके पास क्या कुछ अपडेट्स बताइए अजय। उसमें जो जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनको आज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में लाया जाना है, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है, और रीवा से एसपी और टीआईजी आज ही सीधी के लिए रवाना हो चुके हैं, और वहां से सबों को रवाना कर दिया गया है रीवा के लिए। अभी कितने शव को यहाँ पर लाया जा चुका है? अभी सबों को यहाँ लाया नहीं जा चुका है, तो वहां से रवाना कर दिया गया है। जानकारी दी गई है 27 से 28 सबों को रीवा लाया जा रहा है, और जिनकी हालत गंभीर रूप से घायल हो, मुख्य रूप से उनको यहाँ लाया जाएगा, यहाँ लाया जाएगा। मुझे ये बताइए कि जो बताया जा रहा है कि वजह क्लियर नहीं निकल कर आ पा रही है कि किस वजह से ये घटना हुई। अभी जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़े, उनका कहना है कि ब्रेकर से जंप हुई होगी, बस अनबैलेंस हुई होगी। 32 यात्रियों के बिठाने को लेकर बात थी, लेकिन 54 लोग इस गाड़ी में बैठे हुए थे। आपको कोई वजह पता चल पा रही है कि आखिर किस वजह से घटना हुई है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? मैं बता दूं आपको कि जो पुल है उसमें ब्रेकर नहीं बना हुआ है, अगल बगल कुछ ऐसे नहीं बने हैं जिससे उधर जाने का चांस था, तो अचानक सिंगल रोड सी है, डबल ट्रिप में गाड़ी गई होगी,
साइड लेने के चक्कर में बस स्लिप भारी वाहनों के जाने की उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है उस सड़क की कि भारी वाहन वहां से निकल सके। अजय, बिल्कुल जी, बिल्कुल सिंगल रूट है जी। मैं बता दूं आपको, सिंगल रूट है और जाहिर है कि सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही हो तो दोनों तरफ से गाड़ियां एक दूसरे से क्रॉस नहीं हो सकती, इतनी सकरी है ये सड़क। नहीं पाए। डिप्टी कमिश्नर अरविंद सक्सेना जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। कमिश्नर साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए आप। सर, हम सीधे हादसे को लेकर ही इस वक्त बात कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं अभी इस वक्त? पहले तो आप जानकारी दें सर। देखिए, जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है इसके पास स्थायी परमिट है सीधी से सतना का जी, और ये 12 मई 2025 तक वैलिड है। और इसी प्रकार से बस पूर्ण रूप से फिट है, ये 2 मई 2021 तक इसके पास पूरा फिटनेस प्रमाण पत्र है जी। इस प्रकार से ये बस जो है स्थायी परमिट वाली जो है विधिवत बस है और फिट बस थी। लेकिन जिस मार्ग से इसको जाना था उस मार्ग में बीच में जाम था एक स्थान पे, तो उसमें जो है उस जाम को अवॉइड करने के दृष्टिकोण से इन्होंने एक पृथक मार्ग, जो कि मतलब इनके परमिट में मार्ग नहीं है, तो वो उस मार्ग से नेचुरली बाइफरकेट हो गई, क्योंकि तो जहाँ पर ये घाटी पे जाम लगा हुआ था छुरिया घाटी पे, तो वहां से मतलब जो है ये बागावर के पास से जो अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है वहां से एक पृथक रास्ता जाता है, तो वहां से इन्होंने जो ड्राइवर ने गाड़ी को मूव कराया। और इसी बीच जो पुलिया है जहाँ पे ये दुखद दुर्घटना हुई है, तो उस पुलिया में सामने से एक वाहन आ रहा था, तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड इसने ज्यादा प्रेस कर लिया, तो डिसबैलेंस होके नहर में मतलब बस गिर गई। तो अभी तक इतनी जानकारी मिली है और बाकी लगातार जो है संपर्क में है हम लोग भी वहाँ के लोकल प्रशासन से, जो परिवहन विभाग के और उनके परिवहन विभाग के भी अधिकारी पहुंचे हैं, बाकी जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी पहुंचे हैं, बताया गया है। और जैसे ही और लेटेस्ट जानकारी होगी आपको बताया जाएगा। सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। हम बहुत कद्र करते हैं आप लोगों के काम की, बहुत सराहते हैं, लेकिन अगर बार बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं सड़क पर, इस मार्ग पर, तो पहले से एहतियातन तौर पर कोई रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं होता? सुबह में, आधी रात में अगर गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, तो आपने भी कहा कि उनके परमिट में ये मार्ग नहीं था, तो भला कैसे वो गाड़ियाँ उस रूट से दौड़ जाती हैं? और जब ये भी पता हो कि इससे पहले भी इस तरह की घटना ऐसी सड़क पर हो चुकी है। जो है एक विधिवत परमिट उन्होंने लिया है, फिट बस है, और जो परमिट का मार्ग है उस पे जाम है। उस जाम को और यात्रियों के दृष्टिकोण से कई बार आते हैं, कई कंटिजेंसी रहती है यात्रियों को, तो उन्होंने कहा कि जब जाम इतना बड़ा लगा है छुरिया घाटी पे, तो साइड रास्ते से आप निकाल लें। तो जिस रास्ते से उसने अडॉप्ट किया वहां पर जो है ये पुलिया बीच में पड़ती थी, अनफॉर्चुनेटली सामने से जो व्हीकल आ गया और ड्राइवर ने प्रयास किया मतलब जो उसको भी जगह दे दे, उस कारण ये दुर्घटना घटी है। ये नहीं है कि कोई मतलब नॉर्मल दृष्टिकोण से वो उस मार्ग से जा रहा था, बल्कि जो सरकमटेंसेस निर्मित हुई थी छुरिया घाटी पे जो लंबा जाम लगा था, तो यात्रियों के दृष्टिकोण से वो करने के लिए ड्राइवर वहां से टीम भी वहां मौजूद है। सर, बताया जा रहा है कि सड़क सक्रिय है, 2 भारी वाहन एक साथ नहीं गुजर सकते, तो जब ये पता है तो भला उस सड़क पर इस तरह के कोई प्रतिबंध क्यों नहीं है कि भारी वाहन ना गुजरें या कोई वहां पर 24 घंटे तैनात हो? 36 लोग, सर, अभी तक 36 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। देखिए, इसमें जो रोड मेंटेनेंस अथॉरिटी है उनने क्या क्या मेजर्स लिए इसके बारे में जब जानकारी मिलेगी तभी बताया जा सकेगा। जहाँ तक जो है परमिट की वैधता है, वैध परमिट पे चल रही है बस, फिट है बस पूरी तरीके से, उसकी वैध अवधि है पूरी, और ये जानकारी जो आरटीओ लेवल की है वो पूरी, वो मैं आपको थोड़ा बताने में जो सक्षम था बताया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो जानकारी अरविंद सक्सेना जी हमें दे सकते थे वो उन्हें दी, लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर आप देखते हैं ना, अगर आप इंदौर देख लीजिए, आप भोपाल देख लीजिए, यहाँ पर जो कॉरिडोर्स हैं, बीआरटीएस कॉरिडोर्स बनाए हुए हैं, उन कॉरिडोर्स पर सिर्फ बसेज ही चलती हैं, या कोई ऐसा मार्ग जहाँ से भारी वाहनों को नहीं निकलना हो, वहाँ पर रोकने के लिए अलग से पॉइंट्स बनाए गए हैं कि इस जगह से गाड़ी। आप भी कई बार, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, कई बार आप भी ऐसी जगहों से गुजरे होंगे जहाँ पर आपको पुलिस ने रोका होगा और वहाँ से मूव ऑन करने के लिए कहा होगा कि आप दूसरा रास्ता पकड़िए, यहाँ से जाना अभी ठीक नहीं है। तो आखिर इस सड़क पर इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं। इससे पहले एक ट्राला पलट गया और न जाने कितनी घटनाएं इस सड़क पर हो चुकी हैं, इस मार्ग पर, सीधी सतना मार्ग पर हो चुकी हैं। तो आखिर क्यों इस सड़क पर
पहले से कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई भारी वाहन यहाँ से ना गुजरे। अनफॉर्चुनेटली कहकर कि इसलिए वहाँ पर जाम था, तो छात्र भी थे, उनको देरी हो रही थी, उन्होंने इस रास्ते से जाना ठीक समझा जो कि सेफ नहीं था, लेकिन बावजूद उसके वहाँ से बस दौड़ी है जो गलत है और इसी वजह से ये घटना हुई है। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। अजय, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना जी जुड़े, उन्होंने कहा कि पूरा फिट एंड फाइन बस था। परमिट की बात कर लीजिए, आप उसके फिटनेस की बात कर लीजिए, तंदुरुस्त थी बस, लेकिन सवारियां ज्यादा बिठाई थी वो बात अलग है। बार बार इस सड़क पर हादसे होना और प्रशासन का किसी तरह का कोई एक्शन या कोई रोक नहीं लगाना, ये बताता है कि आप हादसों का इंतजार करते हैं। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं ये बस चालक की ही लापरवाही होगी, क्योंकि जब रास्ता काफी संकीर्ण था तो उस रास्ते से बस को नहीं ले जाना चाहिए था और लगातार कई घटनाएं भी इस तरह सामने आई हैं और अभी तक तो हम यहाँ लगातार मौजूद हैं और यहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बना दी गई है। आपको बता दूं कि आज सबों को यहीं लाया जाना है और जिनकी गंभीर रूप से हालत होगी उनको यहाँ इलाज उनका जारी होगा। अजय, तस्वीरें दिखाइए, आपके आसपास किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो घायल होंगे या जो शव होंगे उनको यहीं लाया जाएगा, तो व्यवस्थाएं दिखाइए, किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पुलिस ने कर रखी हैं। तस्वीरें आपको दिखा दूं, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे अभी तो क्योंकि लाया जाने का अभी खाली बताया गया है और अभी यहाँ लाया नहीं जाना है, वहाँ से रवाना कर दिया गया है और लगातार बाहर वाहनों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब मुझे थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं, आखिर इधर पर जो घटनाएं होती हैं किस तरह की घटनाएं होती हैं और उनके जो रीज़न है या किस वजह से यहाँ सड़क पर घटनाएं होती हैं, ज़रा वो बताइए। रेलिंग वगैरह तंदुरुस्त है, सड़क तो आपने बताया कि सक्रिय है, पुल है, नहर है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं परिवहन का भी इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं जब हाईवे में हादसा हो जाता है तो हाईवे में जो मेड़ टाइप के बन जाते हैं, मेन हाईवे में जावरीकरण जब होता है उसमें मेड़ बने होते हैं, जिसके कारण गाड़ी का अगर काफ़ी रफ्तार में है या तेज रफ्त में है तो गाड़ी का अनबैलेंसिंग हो जाती है गाड़ी, या अगर तेज रफ्तार में है तो गाड़ी बहक सकती है, तो ये भी एक हादसा कहीं ना कहीं एक मुख्य वजह है। जी, अब सवाल यही है कि क्यों आखिर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और पता चल पा रहा है क्या कि कौन कौन लोग उस बस में सवार थे? कोई सूची जो ट्रैवल एजेंसी है उसकी तरफ से सार्वजनिक की गई हो? और बार बार ये कहा जा रहा है कि फिटनेस बस का परफेक्ट था, उसका इंश्योरेंस परफेक्ट था, उसका परमिट रिन्यू हो चुका था, तो ये सब कहने के अलावा भी क्यों आखिर वो डॉक्यूमेंटेशन सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं? आप बता दीजिए, लोगों की भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल, अभी तक कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स या उसके गाड़ी के कागज या किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी सूची सार्वजनिक नहीं की गई जिसके कारण हम कह सके कि इसमें कहाँ के लोग और कैसे लोग मौजूद थे। लेकिन हाँ, जहाँ तक की जो बातें सामने आई हैं कि इसमें कुछ छात्र छात्राएं भी मौजूद थी जो आज इनका परीक्षा भी देना जाना था। जी, अब मुझे वहाँ के जो आरटीओ का सिस्टम है, मैनेजिंग सिस्टम, वो किस तरह से बसों को मैनेज करते हैं, वहाँ जो रूट पर बसेस चलती हैं उनकी चेकिंग होती भी है या नहीं होती है, किस तरह से वहाँ पर आरटीओ अमला काम करता है, सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की चेकिंग होती भी है या नहीं होती है, चेकिंग होती है तो उसमें किन पैमानों को ध्यान में रखा जाता है? अजय। बिल्कुल, देखिए अभी रीवे में भी कुछ ऐसे मामले आए हैं जिन बसों के परमिट नहीं है और जल्द ही उस चीज का खुलासा होगा, क्योंकि ऐसे कुछ बसें हैं जिनके परमिट नहीं है और ना ही उनके लाइसेंस है चलने के, लेकिन फिर भी यहाँ लोग एक ही बस के नाम पर अवैध तरीके से बस चला रहे हैं। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसा नियम नहीं किया गया, न ही कुछ इस कार्रवाई की गई। लगातार हमने पिछली बार भी दिखाया था कि आरटीओ के द्वारा अवैध वसूली किया जाता है हाईवे में खड़े होकर, लेकिन बसों का कागज चेक कर उन पर उनके जुर्माना नहीं लगाया जाता। बिल्कुल, अब क्यों आखिर मैंने ये भी आपसे पूछा कि चेकिंग होती है, अगर आरटीओ चेकिंग करता होगा बस में, क्योंकि इस बस में यात्री भी ज़्यादा तादाद में बैठे हुए थे, कोरोना गाइडलाइंस का बसेस में पालन करना ज़रूरी है, ये बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कह चुके हैं, तो क्या उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है? चेकिंग अगर बस के अंदर होती है तो किन पैमानों का ध्यान रखा जाता है? हमने जब निर्भया केस देखा था तो ग्लास ब्लैक नहीं होने चाहिए बसेस के, सीसीटीवी कैमरे की बात कही जा रही थी, जीपीएस सिस्टम, स्पीड कंट्रोलर, ये तमाम चीजों को देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? जी बिल्कुल, देखिए खाली कागजों पे लिख देने से उस चीज का पालन नहीं किया जाता है और खाली भाषण दे देने से उस चीज का पालन नहीं किया जाता, उसे ग्राउंड पे आके कराया जाता है, जो कि यहाँ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ लोग अगर आपके पास मौजूद हो, वो बस की व्यवस्थाओं के बारे में, वो भी कभी बसों में सफर करते होंगे, देखिए कोई बात करना चाहे आपसे।
कोशिश कीजिए अजय। हम लौटते हैं आपके पास, आप मुझे दीजिएगा आवाज, आपके साथ कोई जुड़े तो मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल जी जी जी, बात कीजिए अजय। जी बिल्कुल। आप बस का सफर करते हैं तो आपको क्या लगता है कि बसों का क्या वाकई में कागज या फिटनेस रहता है क्या बस का? ना तो किसी बस का फिटनेस रहता है, ना ही कागज रहता है। होता क्या है, यहाँ तक कि रसीद तक नहीं दी जाती है। किसी भी बस की टिकट काट के यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसकी रसीद तक नहीं दी जाती। आप पूछिए अजय, उनसे पूछिए कि जब आप बस में, कभी आपने देखा है कि आरटीओ डिपार्टमेंट से कोई बसों की चेकिंग के लिए वहां पर पहुंचा हो? आप वहां के रहने वाले हैं अजय? जी बताइए अजय, बात कीजिए। आवाज आ रही है? जी अजय भाई बताइए, क्या क्या कहना है उनका? किस तरह कभी चेकिंग होते हुए उन्होंने देखी? आरटीओ डिपार्टमेंट से कोई चेकिंग करने बस में पहुंचता है? चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। नारायण त्रिपाठी जी विधायक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मैहर से आप रिप्रेजेंट करते हैं विधानसभा में, एमएलए हैं। बहुत स्वागत आपका नारायण त्रिपाठी जी अनादि टीवी पर। नारायण त्रिपाठी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? नारायण त्रिपाठी जी से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हो सकता है उनसे संपर्क होने के बाद फोन डिस्कनेक्ट भी हुआ हो। विंध्य की आवाज को बुलंद करने वाले नेता नारायण त्रिपाठी जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नारायण त्रिपाठी जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नारायण त्रिपाठी जी बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। धन्यवाद आपको। नारायण त्रिपाठी जी हम सीधी घटना को लेकर बात कर रहे हैं। काफी दुखद, 36 से ज्यादा शवों को निकाला जा चुका है। आप क्या वजह मानते हैं, आखिर क्यों यहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटती हैं? सीधी सतना मार्ग लगातार यहाँ घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटना तो दुर्घटना ही कहलाती है। मैं रीवा हॉस्पिटल में पहुंच चुका हूं। मैं हॉस्पिटल से ही अभी निकला हूं। डॉक्टर इंदुलकर जी जो यहाँ के हेड हैं, उनसे दवा में डिस्कशन किया। अभी तो वहाँ पर सब काम चल रहा है। सतना कलेक्टर, रीवा कमिश्नर, सभी लोग वहाँ पहुंच चुके हैं, जा चुके हैं। बड़ी दुखद घटना है। अब एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है। अब एक्सीडेंट को और कुछ क्या कहा जा सकता है, किसकी लापरवाही है, क्या गड़बड़ी है। कोहरा भी था, मौसम भी ऐसा था, तो वहाँ की स्थितियाँ क्या है, पर एक्सीडेंट एक्सीडेंट है। अब जो घर परिवार के लोग, सब अपने परिवार के लोग हैं, जिंदगी के सभी लोग हैं, उनके पूरे परिवार के लिए दुखद घड़ी है। अब उस दुखद घड़ी में क्या कैसे है संभव, क्या किया जा सकता है, पर एक्सीडेंट एक्सीडेंट है। और नारायण त्रिपाठी जी, गौर साहब के समय की बात है। गौर साहब कहते थे कि ये जो बसेस हैं ये मदमस्त चलती हैं, रोडवेज को वो काफ़ी उसको लेकर वो बार बार अपनी बात रखते थे। लेकिन आज लगता है कि जो ये बसेस चल रही हैं, वाकई इन पर अगर कंट्रोल किया जाए, कोई गाइडलाइंस हो, ड्राइवर्स में गंभीरता देखी जाए, तो इन हादसों को कंट्रोल किया जा सकता है। एक छोटी सी गलती कि मेन रोड से जहाँ पर जाम लगा हुआ था वहाँ से ना जाते कोई शॉर्टकट अपनाया गया और ये हादसा हो गया। देखिए, ये तमाम चीजें हैं। यदि ये सब बातों को देखा जाए, तमाम रोज नए नियम कानून बनते रहते हैं। गाड़ियों की कंडीशन की स्थितियां हैं, गाड़ी के ड्राइवरों का जो मामला है, ड्राइवर का भी जो हाल है। पहले के ड्राइवर इंजीनियर होते थे, आज के ड्राइवर बहुत कम टाइम में ड्राइवर बन के गाड़ियां चलाते हैं। ये तमाम चीजें हैं, बिल्कुल सही बात है। आप मानते हैं कि जो प्राइवेट बसेस होती हैं उसमें जो ड्राइवर्स तैनात किए जाते हैं वो उतने गंभीर नहीं होते हैं, उन्हें जनता की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं होता। पहले के जो ड्राइवर है वो स्वयं में इंजीनियर होते थे, मैकेनिक होते थे। आज के जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर गाड़ी सीखे और ड्राइवर बन जाते हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। अब कुछ ना कुछ ऐसा तो होना चाहिए, इसका क्या अनुभव है, कितना है, लोगों को लेके जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। बिल्कुल इसको गंभीरता से सोचना चाहिए, देखना चाहिए, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। अब जिसके परिवार का सदस्य जाता है वो उसको पता चलता है। हम तो
बयान दे देंगे, क्या कर देंगे, पर जिसके परिवार त्रिपाठी जी जनप्रतिनिधि हैं आप, विंध्य की आवाज को बार बार उठाते हैं, लेकिन एक आवाज आपकी तरफ से और उठनी चाहिए कि ड्राइवर्स को ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि पहले जो ड्राइवर होते थे वो तो खुद ही मैकेनिक होते थे। संवेदनशीलता, गंभीरता, प्रॉपर ट्रेनिंग की आज की तारीख में बहुत जरूरत है अगर ऐसे हादसों को कंट्रोल करना है तो। उसी विषय पर मैं बोल दिया, पहले के जो ड्राइवर होते थे वो इंजीनियर होते थे, मैकेनिक होते थे। आज के जो ड्राइवर हैं बहुत ही कम समय अल्प काल में तमाम ड्राइवर बन जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। कहीं न कहीं कमियां हैं, लापरवाही है, चाहे आप आरटीओ की बात कर लें, चाहे प्रशासन की बात कर लें, ये बहुत बड़ी कमियां हैं। इसका हर हाल में कहीं सेमिनार होना चाहिए, इनको ट्रेन करना चाहिए, ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए, बस चलाने लायक है कि नहीं है ये होना चाहिए। तो इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है, ये बड़ी कमियां हैं। एक जो ये ट्रेवल एजेंसीज हैं, इनके टारगेट फिक्स होते हैं कि इतने रन चलाना है इस रूट पे गाड़ी और इतनी सवारी है ना, इतनी राशि निकलनी चाहिए एक पर्टिकुलर रन से, यानी एक रूट पर जो गाड़ी चल रही है। आप मानते हैं कि क्योंकि ये प्रेशर भी ड्राइवर्स पर होता है इसलिए वो अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं? देखिए, कंपटीशन में आरटीओ का जो नियम भी है, 3-3 मिनट में के टाइम पर गाड़ियों की परमिशन मिल जाती है। 10:05, 10:08, 10:15। अब इतने कंपटीशन में जब ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी मालिकों को तो फायदे से कमाई करना चाहेगा। तो ये कंपटीशन कहीं ना कहीं घातक तो है ना, यही कंपटीशन तो दुर्घटनाओं का भी कारण बनता है। बिल्कुल। तो टाइमिंग के बारे में भी जो लाइसेंस मिलता है गाड़ियों का, उसके टाइमिंग के बारे में भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है कि हमें गाड़ियों के बीच में समय का गैप होना चाहिए, एक दूसरे का जो ओवर चार्ज करते हैं वो नहीं होना चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए, जरूरत बहुत ज्यादा है, ये गंभीर विषय है। चलिए त्रिपाठी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जो बातें कही उन बातों पर आपकी गवर्नमेंट है अमल करे तो बहुत अच्छी बात है, तो कंट्रोल होंगे भी हाथ से, वरना भगवान भरोसे चली रही है गाड़ी। अगर मेन रूट से ना जाते हुए इन लोगों ने शॉर्टकट अपना, ये देखिए रेस्क्यू टीम उतर चुका है उस नहर में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये एसडीआरएफ का अमला और पुलिस साथ में गोताखोरों को भी उतारा गया है। अब उन बाकी बचे शवों की तलाश की जा रही है। यहाँ आंकड़ा बढ़कर अब 38 पर पहुंच चुका है। 54 लोग सवार थे, 7 लोग निकाले जा चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि बाकियों को लेकर क्या स्थिति बन सकती है। 38 लोगों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं, ये अपडेट है। गोताखोर रेस्क्यू टीम इस वक्त वहां मौजूद है और ये देखिए, ये वो शव हैं जो उस बस में बैठे हुए लोग थे, उनके हैं। इनके शव निकाले जा चुके हैं। सिर्फ वो मात्र 7 लोग ही बच पाए हैं जो तैरकर या किसी वजह से वो अपने आप को बचा पाए। बाकी किसी की कोई खबर नहीं। 38 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। काफी दुखद घटना और लापरवाही की वजह से हुई ये घटना। मेन रूट पर अगर जाम लगा हुआ था, देखिए सड़कों का चौड़ीकरण ये बहुत जरूरी है। और जैसे कि अभी नारायण त्रिपाठी जी से हमारी बात हो रही थी कि ड्राइवरों पर प्रेशर होता है कि उन्हें इतने समय पर अपना जो रूट है उसको पूरा कंप्लीट करना है। रन का प्रेशर होता है कि एक दिन में उन्हें 3 बार इस रूट से गाड़ी निकालनी है, 4 बार निकालनी है। ये भी प्रेशर होता है कि इतनी राशि निकालनी है। ट्रेवल एजेंसीज का पूरा प्रेशर इन पर होता है, लेकिन उन्हें ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलानी पड़ती है। और ये भी कि अगर उनके रहते हुए या उनकी ड्राइविंग के टाइम पर गाड़ी में कोई भी चीज़ होती है तो कई बार ये भी सुनने को मिला है कि ड्राइवर के ही ऊपर आता है कि उसी की पेमेंट में से गाड़ी का मेंटेनेंस, यानी अगर टायर खराब होता है या कुछ और होता है तो वही किया जाएगा, या गाड़ी को कोई डैमेज होता है तो वो गाड़ी का जो मेंटेनेंस है या जो भी डैमेज का अमाउंट होता है वो ड्राइवर की राशि में से निकाला जाता है। तो कई तरह के प्रेशर ड्राइवर्स पर होते हैं जिस प्रेशर में उन्हें गाड़ी चलानी पड़ती है। और इस मामले में अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का और क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। घटना हृदय विदारक है, काफी पीड़ा है मन को। लगातार अधिकारियों के संपर्क में है,
वहाँ सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी सभी मौके पर हैं। सारी संसाधन उपलब्ध हैं वहाँ पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी और पटेल साहब को, राम लखन सिंह जी को तत्काल मौके पर रवाना कर दिया है। कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। जो कार्यक्रम था आज प्रधानमंत्री आवास का, माननीय अमित शाह जी का, वो भी स्थगित कर दिया है। जैसे जैसे जानकारी और मिलती है हम अभी देते रहेंगे। पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। 7 लोग अभी अस्पताल में पहुंचे हैं जो तैर के निकले थे। तो पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि बस के गिरने का समय और इस वक्त कितने घंटे हो चुके हैं। लगातार रेस्क्यू अमला जो है वो कोशिश कर रहा है कि जो बाकी बचे हुए लोग हैं उन्हें निकाला जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया है। और इसी बीच जो अपडेट इस मामले में आ रहा है, हम लगातार उससे भी आपको रूबरू करा रहे हैं। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं लगातार हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त जो अपडेट इस खबर पर हमें मिल रहा है आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया है। गृह प्रवेशम कार्यक्रम था आज मध्य प्रदेश में, आपको याद हो तो, लेकिन उस कार्यक्रम को टालते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राथमिकता दी इस मामले में, जिसमें आज केंद्रीय नेता भी जुड़ने वाले थे वर्चुअल तरीके से। अब जैसे जैसे आला नेताओं को पता चलता जा रहा है, दिल्ली में बैठे नेताओं को, मंत्रियों को पता चलता जा रहा है, उनकी तरफ से भी शोक व्यक्त किया जा रहा है। इस मामले में दुख जताया जा रहा है। काफी दुखद घटना मध्य प्रदेश की सीधी में घटी है। पूरी की पूरी बस का नहर में गिर जाना और बस में 54 लोगों का सवार होना। 38 लोगों के शव निकल चुके हैं। 7 ने अपने आप से तैरकर किसी भी तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई है। सीधी हादसे पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और इसके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में दुख व्यक्त किया है, दुख जताया है। तो काफी दुखद घटना मध्य प्रदेश में, हृदय विदारक घटना। ये मुख्यमंत्री अमित शाह साहब का ट्वीट है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ बस हादसा। मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बात की है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के लिए हर संभव मदद कर रहा है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ये ट्वीट है गृह मंत्री अमित शाह का, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनादि टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बड़ी घटना, और ये याद हो आपको बार बार बताते हुए कि सतना सीधी मार्ग पर जो है इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। चाहे हम 88 का हवाला दे दें, चाहे हम 2006 की बात कर लें, अब 2021 38 शव बरामद हो चुके हैं। ये आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है क्योंकि जो घटना हुई इस वक्त समय सुबह का था और अब दोपहर का 1 बज रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या, क्योंकि जिस वक्त ये बस गिरी है इस नहर में उस वक्त पानी का बहाव काफी तेज था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश कि गेट बंद किए जाएं और उसके बाद आप देखिए बस को निकाला गया है। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शवों की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। एक दुखद घटना। जो लोग इसमें सवार थे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स उसमें सवार थे जो अपने भविष्य को संवारने के लिए एग्जाम देने जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो इसमें बस में बैठेंगे और काल के गाल में समा जाएंगे। अभी भी लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें लगातार ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तरह की घटनाएं किसकी लापरवाही से। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।